हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन हैं? तो 100 क्वेश्चन है और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में चिन्ह समानुपात के बाईं ओर दो शब्द दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर आपको बताना है कि जो बेस का संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, देखिए बी से ओ कैसे बना है, तो बी से ओ बना है प्लस के 13 जोड़ के, ठीक है। और ए से एन कैसे बनाए, इसमें भी 13 जोड़े गए हैं तभी बनेगा, यानी ए के 13 नंबर के बाद एन आता है और बी के 13 नंबर के बाद ओ आता है। ऐसे सी के 13 नंबर के बाद पी आता है और ई के 13 नंबर के बाद तो क्या आता है, आर आता है। यानी कुल मिला के 13 जोड़े जा रहे हैं। तो जब हम जे में 13 जोड़ेंगे, जे का नंबर होता है 10, 10 में अब 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, और 23 नंबर किसका होता है, डब्ल्यू का होता है, यानी पहला लेटर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। आई का नंबर होता है 9, 9 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22, और 22 नंबर किसका होता है, वी का होता है, फिर क्या आएगा आपका, वी आएगा। ए का नंबर होता है 11, 11 में जब 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 24, और 24 नंबर किसका होता है, एक्स का होता है। डब्ल्यू वी एक्स, डब्ल्यू वी एक्स किस में है, डब्ल्यू बी एक्स आपका ऑप्शन नंबर सी में है, जबकि यहाँ पे क्या है, जेड है। यही क्या बनेगा आपका राइट आंसर, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, जेड आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी प्लास्टिक क्या है, फल हैं। सभी प्लास्टिक क्या है, फल हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि सभी फल पुस्तकें हैं, और सभी फल क्या है, पुस्तक हैं, और कोई पुस्तक पतलून नहीं है, तो पतलून कहाँ आ जाएगा आपका, अलग, ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकलते हैं इससे, कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं तो कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं तो हैं, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, ये बात भी सही है। कुछ फल प्लास्टिक है, कुछ फल प्लास्टिक है, ये बात भी सही है। कुछ पतलून फल हैं, कुछ पतलून फल हैं तो नहीं है। यानी निष्कर्ष कौन कौन से निकल रहे हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई बेन आरेख का अवलोकन करें, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों में से 3 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को दर्शाया गया है। बताइए कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। कितने विषयों में, 2 विषयों में। तो 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है कितने, तो देखिए जो दोनों में कॉमन हो वो तो गिनिए आप। देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ 12 है, और यहाँ कितना है, 13। कुल मिला कितने विद्यार्थी हो गए, तो 15 12 27 और 13, 15 12 27 और 13 कितना होता है, 40। यानी 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त किया है। तो कितने परसेंट बनेंगे, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 500 थे, बटे में आ जाएगा 500, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा कर देंगे 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कटेगा आपका 8 बार, यानी कितने परसेंट बच्चे हो गए, तो 8% विद्यार्थी जिनके 2 विषयों में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, तो पहली 3 कौन कौन सी होती है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव और गैस। चौथी कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा, ठीक है। तो चौथी अवस्था कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा आपकी चौथी अवस्था हो जाएगी। पहली 3 कौन सी होती है, ठोस द्रव और गैस, चौथी है आपकी प्लाज्मा। नेक्स्ट है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया। तुगलक वंश के बाद, तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर आपके 5 वंशों ने शासन किया था, तो उनका क्रम पूछ लिया था कभी कभी, कभी कभी आपका इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पांचों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम के बाद आया था खिलजी वंश, फिर खिलजी के बाद में तुगलक, फिर आया था सैयद, फिर आया था आपका लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने क्या किया था, शासन किया था, जिसमें से क्या है, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो तुगलक के बाद में कौन सा वंश आ रहा है, तुगलक के बाद में आ रहा है सैयद वंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। अब बात करें इन वंशों के बारे में, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और खिलजी वंश का, खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी।
और तुगलक वंश का कौन था? तो ये किसका था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और सैयद वंश का कौन था? तो खिज्र खां। खिज्र खां। इसके अलावा लोधी वंश का कौन था? तो महमूद लोधी। महलोल लोधी, सॉरी, महलोल लोधी, ठीक है। तो ये वंशों के संस्थापक थे। पूछा था आपसे तुगलक वंश के बाद में कौन सा आया था? तो सैयद वंश आपका आया था। यहाँ पर गुप्त वंश दे रखा है, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका श्रीगुप्त। और खिलजी वंश का हो गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बाबर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न। ए और बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में चलना आरंभ किया। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और फिर 7 किलोमीटर चले। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। मान लीजिए ए और बी ने यहाँ से चलना शुरू किया और दोनों कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर चलते हैं। ये भी चलता है 5 किलोमीटर और ये भी चलता है 5 किलोमीटर, ठीक है। विपरीत दिशा में चल रहे हैं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़े और 7 किलोमीटर चले। ये इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा। कितना चल रहा है? 7 किलोमीटर। इसका दाएं किधर होगा? इधर होगा, तो ये चलेगा 7 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चले। ये दाएं मुड़ेगा तो कहाँ पर चलेगा? 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये दाएं मुड़ेगा तो कहाँ चलेगा? 5 किलोमीटर। ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूछा है कि परिणाम स्वरूप दोनों अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी आपको ये दूरी बतानी है कितनी होगी। तो ये दूरी इसके बराबर होगी 7 किलोमीटर, ये दूरी इसके बराबर होगी 7 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 7 + 7 यानी कि 14 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यदि किसी आयताकार आकृति की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? तो देखिए, या तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लीजिए आप, नहीं तो आपका एक तरीका और भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, एक्स वाई अपॉन 100। तो देखिए एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कितनी है? 20% है। एक्स और वाई क्या है? वृद्धि। तो 20 + 20 + 20 × 20 बटे में कितना आ जाएगा? 100। 20 और 20 40, तो 0 से 2 0 खत्म, प्लस के 4, कितना हो जाएगा आपका? 44%। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इस तरह से एक्स वाई वाले फॉर्मूले से तो आपका 44% आ गया। लेकिन जो तरीका है एक्चुअल में वो क्या है वो देखिए। जैसे जो लंबाई में वृद्धि कितना हो रहा है? लंबाई वृद्धि हो रही है 20% की। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। ये किस में वृद्धि हो रही है? लंबाई में। और चौड़ाई में भी कितनी वृद्धि हो रही है? तो चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1/5। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए 20% वृद्धि लंबाई में हो रही है, इसका मतलब लंबाई पहले 5 थी, तो अब लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 6। पहले लंबाई कितनी थी? 5 थी, सॉरी चौड़ाई 5 थी, तब चौड़ाई कितनी होगी? वो भी होगी 6। यानी पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी पहले क्षेत्रफल 25 था, तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया? अब क्षेत्रफल हो गया 6 × 6 36। कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि हुई 11 की, ठीक है। कितने में वृद्धि हुई? तो वृद्धि हुई 25 पे, ओरिजिनल क्षेत्रफल पे। तो 11 की वृद्धि 25 पे कितना परसेंट हो जाएगा? 44, क्या चौका 44%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला प्रश्न। एक व्यापारी शुरू में किसी वस्तु की उसकी लागत में 10% की वृद्धि करते हुए बेचता है, फिर उसके बाद में उसकी कीमत में 10% की कमी कर देता है। बताइए व्यापारी के व्यवसाय पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए सेम वृद्धि कर रहा है और सेम ही क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो इसमें जो ओवरऑल होता है वो क्या होता है? तो इसमें जो कमी होती है, और कमी कितने परसेंट की होती है? तो जो दे रखा होता है उसका x² बटे में 100 एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार कमी होती है। एक्स क्या है? जितना परसेंट की वृद्धि या कमी दे रखी होती है। तो माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। 10 × 10 बटे में 100, कितना जाएगा? -1%। यानी कि कुल मिला कितनी कमी होगी इस पूरे व्यापार में? तो 1% की क्या होगी? हानि। कमी का मतलब हानि, ठीक है। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो 1% की कमी हो जाएगी। इसी वाले सवाल को आप पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हो। आपको बताया कि 10% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/10 होता है। तो पहली बार में वृद्धि कर रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा? 10 से हो जाएगा 11। पहली वाली कंडीशन में 10 से कितना हो जाएगा? 11। और दूसरी वाली कंडीशन में 10% कमी हो रहा है, तो हम 10 से कितना हो जाएगा? 9। तो कुल मिला के जो पहले कितना था? 100 था, तो अब कितना हो गया? 99 हो गया। कितनी कमी हो रही है? तो 1 की कमी हो रही है। कितने पे? तो 100 पे।
परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी विमाएं आवेग के बराबर होती हैं? देखिए आवेग क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। बल गुणा समय, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है इसकी, जब कोई बल अधिक समय की जब कोई अधिक बल कम समय के लिए लगता है तो उसको दोनों गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो खिलाड़ी कैच पकड़ता है, कैच पकड़ते समय अपना हाथ क्या करता है? थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेता है, जिससे कि उसके हाथ पर लगने वाला जो चोट होती है उसका असर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि वो जो ईंट के ऊपर ईंट रखे हो एक बार में तोड़ देता है हाथ से, वो भी इसका उदाहरण है, आवेग का ही उदाहरण है। आपसे पूछा कि आवेग की विमा के बराबर इनमें से कौन सी विमा? तो आवेग की विमा क्या बन जाएगी? यहाँ से बल गुणा समय से आवेग की विमा बनेगी ml t माइनस के वन। ठीक है, अब देखिए ऐसी विमा इसमें से किसकी है? तो आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इसकी विमा कितनी हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी L3। चाल होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी विमा हो जाएगी आपकी L t माइनस के वन। टॉर्क होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी ml t माइनस के टू। ठीक है, या फिर भी बल गुणा विस्थापन मतलब बल का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एल टी माइनस के टू तो यहाँ से मिल जाएगा और एम किलोग्राम वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें एल से गुणा और कर देंगे, तो जो टॉर्क का जो विमा होगी वो क्या होगी? एम एल टू टी माइनस के टू। ठीक है, तो आपका जो लास्ट वाला है चाल की दर में परिवर्तन, तो ये तो आपका चाल है, तो चाल में द्रव्यमान तो कहीं है ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा? ये वाली इसके बराबर भी नहीं होगा, यानी आपकी चारों जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, इसकी विमा क्या होगी? आप एक एम एल टी माइनस के वन होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना? इनमें से तो कोई नहीं बना, 5 में लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन थी? महिला रक्षा मंत्री कौन थी? बात आ रही है पूर्णकालिक की, तो पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में वित्त मंत्री भी है। ठीक है, पहली रक्षा मंत्री पूर्णकालिक कौन थी? तो वो थी आपकी निर्मला सीतारमण, जो कि आपकी वर्तमान में वित्त मंत्री भी है। और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी रक्षा मंत्री आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो नाम और आए आपके, लीला सेठ और विजयलक्ष्मी पंडित। बात करें विजयलक्ष्मी पंडित की, तो ये यूएन महासभा की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी और प्रथम अध्यक्ष भी थी। और लीला सेठ कौन थी? तो ये भारत में हाई कोर्ट की प्रथम हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, सुषमा स्वराज का नाम तो सुना ही होगा। ये क्या थी? ये भारत की विदेश मंत्री रह चुकी थी, भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक जानवर का नाम बनता है और विकल्प चुनिए जिनमें से दिए गए क्रम के आधार पर हमें उत्तर प्राप्त होगा। क्या बनना है? एक जानवर का नाम बनना है, तो देखिए इसमें से कौन सा जानवर का नाम बन सकता है? तो मैंने आपको तरीका बताया था, या तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा जानवर का नाम है, नहीं तो आप लोग क्या करिए ऑप्शन उठा उठा के रख के देख लीजिए। तो मुझे समझ में आ रहा है इसमें कौन सा नाम है, तो ये आपका हॉर्स दिखाई दे रहा है। क्या है आपका? ये हॉर्स। ठीक है, पहले आएगा आपका 3, फिर आएगा आपका 1, फिर आर यानी कि 5, 315, 315 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ये मतलब 2, 2 किसमें? इसमें, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है आपका? सही है। तो आपको क्या करना होता है? ऑप्शन उठा के चेक करने में, यदि आपको समझ में आ जाए कि क्या बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको ऑप्शन उठा के चेक कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन था? बात हो रही है 2 सप्ताह 4 दिन पहले की। तो देखिए इसमें आपको विषम दिन छाड़ने होते हैं,
तो 2 सप्ताह में 4 दिन में कितने विषम दिन हो जाएंगे? तो 2 सप्ताह 4 दिन में विषम दिन कितने हो जाएंगे? तो सप्ताह तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो 7 से 2 सप्ताह कट जाएंगे, बच्चे कितने? 4 दिन बचे। तो पहले की बात हो रही है, तो इसका मतलब जो दिन था रविवार, रविवार में से 4 माइनस कर दीजिए। ठीक है, रविवार में से 4 दिन माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? रविवार में 4 दिन माइनस करेंगे तो शनिवार, शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर बुधवार। कितना आएगा? बुधवार आएगा। यानी कि 23वीं तारीख से 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो दिन होगा आपका बुधवार। इसको देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, बताइए वह अपने 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? देखिए 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। पूछा क्या? 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा? तो मैंने आपको जब यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहा था, इस टाइप का क्वेश्चन, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था और यहाँ पे भी समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़िएगा, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या क्या बोल रहा है कि एक धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? तो हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है। पूछा क्या है कि कितने वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, यही पूछा है। यानी आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो 2 गुना है, यहाँ पे 8 गुना है, तो 2 से 8 कैसे बनता है? तो आप कहेंगे 2 से 8 बनेगा 2 की पावर 3 के द्वारा। 2 से 8 कैसे बनता है? 2 की पावर 3 के द्वारा। तो जो भी पावर आए ऊपर, जो भी पावर आए ऊपर, उसका गुणा किसमें कर दीजिए? पहले वाले समय में। 3 पंजे 15, तो यहाँ पे कौन कितनी वैल्यू आएगी? 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? तो 15 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 15 वर्ष में वो क्या हो जाएगा? धन अपना 8 गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 नहीं होकर यहाँ पे कितना होता? 16 होता। कितना होता? 16 होता। तो 2 से 16 कैसे बनता है? 2 की पावर 4 के द्वारा बनता है। तो हम क्या करते हैं? 4 का गुणा किसमें करते हैं? 15। तो 4 का गुणा किसमें करते हैं? 5 में। 4 पंजे 20, यानी कि 16 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो 16 गुना हो जाएगा 20 साल में। ठीक है, फिलहाल क्या पूछा था आपसे? 8 गुना पूछा था, तो 8 गुना कितने साल में हो जाएगा? 5 साल में। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा को क्या कहते हैं? अंतर्बाहु शिरा, बहिर्बाहु शिरा, निम्न महाशिरा और गेट सेफिनस शिरा। सबसे लंबी शिरा कौन सी है? वो है आपकी गेट सेफिनस शिरा। शिरा का काम क्या होता है? शिरा का काम होता है शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना, रक्त को हृदय तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंगुल परियोजना का संबंध है। अंगुल परियोजना का संबंध किससे है? तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए अंगुल क्या है। अंगुल क्या होता है? एक प्रकार का हिरन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हिरन, जो कहाँ पाया जाता है? जो पाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में एक खास जगह है, उसका नाम है दाचिंगम। दाचिंगम क्या है? नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है। जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दाचिंगम है। दाचिंगम में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो हंगुल पाया जाता है। और हंगुल क्या है? जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पशु भी है, सॉरी राजकीय पशु भी है, राजकीय पशु भी है हंगुल। अब पूछा क्या? हंगुल परियोजना। तो हंगुल परियोजना का संबंध क्या हुआ? जो हिरन संकटग्रस्त हैं उनकी प्रजाति का संरक्षण करना, यानी संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हिरन की प्रजाति का, उससे संबंधित है हंगुल परियोजना। ठीक है, यही बात करें कि बाघ परियोजना, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, और हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी आपकी 1992 में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो इस व्यंजक का मान बताइए। मैंने आपको बताया था कि जैसा लिखा हुआ पहले तो वैसा लिख लीजिए बिना चिन्हों के। 8, 2, 9, 3 और 7। अब चिन्हों को चेंज कर दीजिए। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। भाग की जगह क्या आ जाएगा? भाग की जगह आ जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? भाग। और गुणा की जगह कितना है? गुणा की जगह आ जाएगा आपका प्लस। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करते हैं? बोडमास नियम के हिसाब से। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो 9 में 3 का भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 8 गुणा 2 माइनस के 3 प्लस के 7। अब गुणा का नंबर आएगा 8 दूनी 16 माइनस के 3 प्लस के 7। अब नंबर आएगा प्लस का,
16 प्लस के और 7 प्लस के, 16 7 23 माइनस के 3, 23 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 5 रुपये है, तो बताइए उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। तो जरा आप ये बताइए कि जब आपका समय सेम है 2 वर्ष और मूलधन भी सेम है तो अंतर क्यों आ रहा होगा। अंतर आ रहा होगा दर में अंतर की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, यही तो होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितनी आ रही है 5 रुपये, अंतर कितना आ रहा है 5 रुपये का अंतर आ रहा है। मूलधन कितना है 1000 रुपये, दर क्या है, दर में अंतर पूछा है तो यहाँ पर दर में अंतर कर लेते हैं डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब क्या है, दर में डिफरेंस। ठीक है, समय कितना है 2 वर्ष का, बटे हम कर देंगे 100। क्लियर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये कितना हो जाएगा आपका डेल्टा आर बराबर 10 दूनी 20, यानी इधर क्या है 5 बटे में कितना आ जाएगा 20, 5 एकम 5, 5 बटे और 5 चौक 20। तो यहाँ से आपको डेल्टा आर बराबर कितना मिल जाएगा 1/4, यानी कि 0.25%, यानी दर में कितने का अंतर है, दर में अंतर है आपका 0.25% का। एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि 2/3 टंकी पहले से भरी है तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। देखिए एक नल भरने वाला है और दूसरा नल क्या है खाली करने वाला है। तो पहला नल मान लेते हैं ए है जो 16 मिनट में भर रहा है, दूसरा नल क्या है बी जो 24 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है। तो टंकी की क्षमता हमने कितनी मान ली 16 और 24 का एलसीएम यानी कि 48। मान लीजिए टंकी है वो 48 यूनिट लीटर की है। ठीक है, अब भरना कितना है, तो 2/3 टंकी पहले से भरी हुई है, यानी कि 48 का 2/3 क्या है भरी हुई है। कितना हो जाएगा 48 का 2/3, 16 से कटेगा ये, 16 दूनी 32, 32 लीटर तो पहले से भरी हुई है। अब भरनी कितनी है, 16 लीटर और भरनी है, क्योंकि 48 तो पूरी टंकी थी, 32 भरी हुई है, अब भरनी कितनी है तो 16 लीटर भरनी है। ठीक है, कितनी भरनी है तो 16 लीटर भरनी है। लेकिन अब जरा ये बताइए कि जब टंकी की क्षमता 48 लीटर थी, इस टंकी को ये कितने मिनट में भरा है तो 16 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, ये 3 यूनिट भर रहा होगा, और बी 24 मिनट में खाली करता है। इसका मतलब 1 मिनट में ये 2 यूनिट क्या कर रहा होगा खाली कर रहा होगा। तो जब हम दोनों को एक साथ खोल देते हैं तो 1 मिनट में कुल मिलाकर कितना पानी भरा जा रहा होगा, 3 लीटर तो भर रहा है और 2 लीटर क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो कुल मिला के 1 लीटर भरा जा रहा होगा, क्योंकि 3 भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है। कुल मिला के 1 मिनट में दोनों के द्वारा 1 यूनिट पानी भरा जा रहा है। हमसे पूछा कि टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। अब टंकी हमें भरनी कितनी है, सिर्फ 16 लीटर भरनी है, और दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है, दोनों के द्वारा 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है। तो 16 लीटर यानी 16 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 16/1, यानी कि 16 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए क्वेश्चन को, जल जमाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर जल का जमाव होता है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन। ठीक है, और मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं मैदानी भागों में, यानी अपने यूपी बिहार एमपी में कौन से वन पाए जाते हैं तो पर्णपाती। समुद्री वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर बर्फ गिरती है ठंडे प्रदेशों में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो अंग्रेज किसानों को कौन सी फसल उगाते थे बंगाल में, तो बंगाल में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, जूट होती है, और जो कि अंग्रेज इसी को उगाने के लिए उसको मजबूर करते थे बंगाल के किसानों को। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जूट। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है वर्तमान में भी। नेक्स्ट देखिए,
देखिए प्रश्न आकृति दी हुई है, वही उत्तर आकृति दी हुई है। आपको बताना ये आकृति इनमें से किसमें छिपी हुई है। तो देखिए इसमें किसमें छिपी हुई है आकृति। देखिए इसमें आकृति आपको यहाँ पे दिखाई देगी इस तरह से, ठीक है। ये आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को इस तरह से लिखा जाता है तो पिक्चर को किस तरह से लिखा जाएगा। तो डायग्राम से ये कैसे बना है, तो देखिए डी है, यहाँ पे कितना है, ए है, तो टी में से कितना कम कर दिया है, तो माइनस के 3 कम कर दिया है। ऐसे आई है, यहाँ पे कितना है, एफ है, यहाँ पे भी माइनस के 3 कम कर दिया है। कुल मिला के जो भी आ रहा है उसमें क्या कम किया है, माइनस के 3 कम किया है, यानी हर एक में से माइनस के 3 कम करके इसका कोड बनाया गया है। तो पिक्चर का कोड कैसे बनेगा, इसमें से माइनस के 3 कर दीजिए, पी में से 3 कम करेंगे यानी 16 में से 3 कम करेंगे, कितना आएगा, पहले आएगा एम आएगा, आई में से 3 कम करेंगे तो एफ आएगा, यानी पहला लेटर होगा एफ, सॉरी पहला लेटर होगा एम, दूसरा लेटर क्या होगा, एफ होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, सारे लेटर चेक करने की जरूरत नहीं, दो से काम चल रहा है। तो अब देखिए अगला प्रश्न। स्थिर जल में नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रवाह की दिशा में उसकी गति कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रवाह के विपरीत उसकी गति क्या होगी। देखिए आपको पता है कि प्रवाह की दिशा में क्या होती है, धारा की गति और नाव की गति दोनों गति जुड़ जाती है। तो मान लेते हैं कि नाव की गति है, जो धारा की गति है वो कितनी है, वो आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति दी रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की कितनी है, धारा की है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रवाह की दिशा में क्या होगा, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो प्रवाह की दिशा में चाल बराबर क्या हो जाएगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी कि 22 प्लस x, ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है, जो दे रखा है आपको 24 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 24 माइनस के 22 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको नाव की गति मिल गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है, प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल घट जाती है, यानी कि धारा की चाल को नाव की चाल में से हटा देते हैं, तो विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, हो जाएगी आपकी 22, नाव की चाल है, धारा की चाल हटा दीजिए 2, कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। प्रोलोग शब्द का संबंध है, तो प्रोलोग शब्द क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है, क्या है, कंप्यूटर की एक प्राचीन भाषा है जिसको बोलते हैं प्रोलोग। नेक्स्ट देखिए, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है, यानी कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं, पूरे वर्ष पड़ती हैं, 6 माह में पड़ती हैं, वर्ष में 2 बार पड़ती हैं, या फिर वर्ष में 1 बार पड़ती हैं। तो आपको पता है जब सूर्य उत्तरायण या फिर दक्षिणायन होता है, यानी जब दक्षिण की ओर जाता है या फिर जब उत्तर की ओर आता है, तो एक बार वर्ष में क्या होता है, सूर्य की किरणें एक बार क्या होती है, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कब, जब उत्तरायण होता है, और एक बार कब पड़ती है, जब दक्षिणायन होता है तब, यानी पूरे वर्ष में कब कितनी बार चमकती हैं, तो 2 बार चमकती हैं। कब कब, जब उत्तरायण होगा तब, और एक जब दक्षिणायन होगा तब, यानी जब उत्तर की मकर रेखा की तरफ जाएगा तब पड़ेगी एक बार, और जब कर्क रेखा की तरफ आएगा तब भी सूर्य की किरणें आपकी एक बार भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, 10 प्रेक्षणों का माध्य 53 है, गलती से प्रेक्षणों में 45 को 54 लिखा गया, तो परिवर्तित सही माध्य क्या हुआ। देखिए गलती से क्या कर दिया गया, 45 को 54 लिख दिया है, यानी लिखना था 45, लिख क्या दिया 54, यानी कि आपने ज़्यादा लिख दिया। तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, तो 45 से 54 का अंतर कितना है, 9, यानी हमें 9 घटाना पड़ेगा टोटल में से। जब हम 9 कम करेंगे तो 9 का कम करने का मतलब क्या है, कि पूरे के हिस्से में यानी सबके हिस्से में कितना कितना पड़ेगा, तो सब कितने हैं, 10 है, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना पड़ेगा, 0.99 पड़ेगा, यानी कि जो हमारा पहले औसत था, तो हमें सही औसत लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.9 को घटा दीजिए। तो जब हम 53 में से 0.9 को घटा देते हैं तो कितना होता है, 52.10। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा इतना ही तो एक्स्ट्रा था, अब इतना हमें कम करना पड़ेगा, तो हर एक केस में कम करना पड़ेगा, हर एक केस में कितना पड़ेगा, 0.9 पड़ेगा, तो पहले हर एक केस में कितना पड़ रहा था, 53 पड़ रहा था, तो बस घटा दीजिए 53 में से। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का मतलब होता है हर एक केस में पढ़ना। ठीक है,
औसत का मतलब ये तो होता है सब में बराबर बराबर बटना। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल कर उसी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराया जाता है। कंटेनर में अब कितना दूध है? देखिए दूध कितना निकाला जा रहा है? 8 लीटर निकाला जा रहा है। कितने में से? 80 लीटर में से। तो 8 80 का कितने परसेंट हो गया? 8 80 का हो गया 10%। ठीक है, कितने परसेंट हो गया? 10% हो गया। यानी कि हर बार कितना परसेंट दूध निकाला जा रहा है? तो हर बार मिश्रण में से 10% दूध निकाला जा रहा है। अब देखिए इसको आगे कैसे करते हैं। ठीक है, कितना निकाला है? 10% मिश्रण निकाला जाए। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी यदि शुरू में 10 लीटर मिश्रण था तो कितना निकाल लिया गया? 1 निकाल लिया गया। कितना बचा? 9 बचा। कितने लीटर दूध बचा? 9 बचा, क्योंकि शुरू में 10 यूनिट था तो अब दूध कितना बचेगा? 9 बचेगा। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 10 से कितना हो जाएगा? फिर 9। 10 से कितना हो जाएगा? ये 9। ठीक है, यानी यदि आपके पास दूध 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 लीटर था तो अब दूध कितना बचा होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी कि 729 लीटर। ठीक है, लेकिन आपके पास दूध था कितना? आपके पास दूध था 80 लीटर, यानी कि 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 80। तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बस ये निकालना है। तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1000 यूनिट की वैल्यू है 80। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/1000। पूछा कितना है? कितना बचा था हमारे पास? 729। 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/1000 गुणा 729। बस सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 20 जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, 8 गुणा 729 कितना होता है? 8 9 72 और हासिल के 7, 8 दूनी 16 7 23, हासिल के 2 8 56 और 2 58। बट्टे में कितना है? 100 है। तो कितना जाएगा? 58.32। यानी अब कितने लीटर दूध बचा होगा? तो 58.32 लीटर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, यदि एवल को इस तरह से लिखा जाता है और बिंगो को इस तरह से लिखा जाता है तो बेंगल को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या है? कोडिंग कर दी गई। ए का कोड क्या है? 5 है। बी का कोड क्या है? 3 है। कैसे पता चला कोडिंग की गई है? और इस पर ऐसे मैच कर देंगे। बी का कोड यहाँ पे कितना है? 3 है। इसमें भी बी का कोड कितना है? 3 है। इसका मतलब सीधे सीधे कोडिंग कर दी गई है। निकालना किसका? बेंगल का निकालना है। तो बी का कोड कितना है? बी का कोड 3 था, तो सबसे पहले 3 आएगा। ठीक है, ए का कोड कितना है? ए का कोड 5 है। 3 के बाद में कितना आएगा? 5 आएगा। 3 के बाद 5 आएगा। तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब एन का कोड देखिए। एन का कोड कितना है? एन का कोड कितना है? तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर 1 आ रहा है और तो इसमें तो आ नहीं था। यही क्या बनेगा आपका राइट आंसर। इसको देखिए क्वेश्चन को, मंडप गोपुरम एवं स्तंभ युक्त कक्ष किस शैली की प्रमुख विशेषता है? देखिए भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हैं। कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं? 3। कौन सी? द्रविड़, नागर और बेसर। इसमें से मंडप गोपुरम और एवं स्तंभ, ये किसकी खासियत होती है? तो ये खासियत होती है आपकी द्रविड़ शैली की। ठीक है, बात करें द्रविड़ शैली, ये आपकी दक्षिण भारत में प्रचलित है। दक्षिण भारत के जो ज़्यादातर मंदिर हैं वो इस शैली में बने हुए हैं। नागर शैली ये आपकी उत्तर भारत में है और जो बेसर शैली ये आपकी मध्य भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत का मतलब जो आपके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु और केरल वाले जो राज्य हैं उनमें ज़्यादातर द्रविड़ शैली के मंदिर बने हुए हैं। उत्तर भारत में तो आपका पता ही है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान वगैरह ये सब उत्तर भारत में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 दिसंबर 1927 को जॉन मार्शल की हत्या किसने कर दी थी? तो देखिए 17 दिसंबर 1928 को, यहाँ पे सही कर लेना 1928 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? जॉन सैंडर्स कौन था? तो जब सामरिक कमीशन भारत में आया था तो उस समय जो लाठीचार्ज की गई थी, या उसके विरोध में जो लाठीचार्ज की गई थी जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उसका पुलिस अधीक्षक कौन था? तो जॉन सैंडर्स ही था। ठीक है, तो जॉन सैंडर्स ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज करवा दिया था। जो विरोध कर रहे थे लोग, उसमें लाला लाजपत राय भी थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, जिनकी क्या हुई थी? इनकी लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी। तो उस मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया था? जॉन सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया था। ठीक है, यानी गोली मार दी थी। तो जॉन सैंडर्स की हत्या किसने करी? तो भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम दर्शाता है? किसमें? आरोही क्रम में। देखिए आप बताइए सबसे पहले क्या होगा इसमें। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आता है, यानी कि विज्ञापन आता है। विज्ञापन के बाद में क्या आता है? विज्ञापन के बाद में आपका आता है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद में क्या होगा? आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगा। जॉइनिंग लेटर के बाद में आपका क्या होगा? आपकी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के बाद आपका साक्षात्कार होगा, फिर आपका चयन होगा। चयन के बाद में आपको जॉइनिंग मिलेगी, नियुक्ति मिलेगी। नियुक्ति के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि 5 2 3 4 1। 5 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 78 91 84 और फिर 26। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें भिन्न कौन सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है माइनस के 7 है, माइनस के 3n, माइनस के 8 है, माइनस के 4n, माइनस के 10n का सरलीकृत रूप क्या होगा? देखिए इसमें क्या है, इसमें बोडमास नियम ही लगाना है आप। बोडमास नियम के हिसाब से सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, लेकिन कब सॉल्व करते हैं? जब ब्रैकेट ना दे रखे हो तब। लेकिन जब ब्रैकेट दे रखे हो सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को, इस क्रम में सॉल्व किया जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जैसा लिखा है पहले वैसा लिख लीजिए। माइनस के 7 है, माइनस के 3n, माइनस के 8n, माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस के 10m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा मझले कोष्ठक का, क्योंकि छोटा कोष्ठक तो हमने सॉल्व कर लिया। देखिए 7m माइनस के 3n माइनस, मझले कोष्ठक में रखा 8m प्लस 10m, कितना हो जाएगा? 18m। कितना हो जाएगा? 18m माइनस के 4m। ठीक है, मध्य कोष्ठक के अंदर की चीज़ सॉल्व हो गई है। अब इसको चिन्ह को हटा देते हैं। माइनस के ये आपका 3n ही रहेगा, माइनस माइनस का 18m हो जाएगा, और ये प्लस के 4m हो जाएगा। सॉरी 4n है ये। अभी 4n है, ये 3n है, तो ये हो जाएगा माइनस के 7m माइनस 3n और 4n के तो 7n होता है, माइनस का बाहर है, ये माइनस के 7n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के 18m हो जाएगा। तो 18m माइनस के 7m कितना बचेगा? प्लस के 11m बचेगा, माइनस के कितना बचेगा? 7n बचेगा। फाइनली आंसर कितना है? 11m माइनस के 7n, ऑप्शन नंबर 1। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 22 फरवरी 2024 को किस अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग की थी? तो दक्षिण ध्रुव पर किसी अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग की थी? चूंकि करंट का क्वेश्चन है 2024 का, तो अभी लैंडिंग की थी ओडीएस ने। ये कहाँ का है? ये यूएसए की निजी कंपनी का क्या था? ये अंतरिक्ष यान था। ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है, यानी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने चंद्रमा के दक्षिणी यान पर, सॉरी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की है। हमारा चंद्रयान 3 भी क्या था? चंद्रयान 3 पहला पहला अंतरिक्ष यान था, प्रथम अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की थी। हमारा चंद्रयान 3 क्या सरकारी संस्था थी? ओडीएस क्या है? प्राइवेट संस्था है। तो प्राइवेट संस्था के द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की जाने वाला ये पहला हो जाएगा मिशन। कोई चंद्रयान 3 क्या था? ये आपकी सरकारी संस्था यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान 3 अपना कब लॉन्च किया गया था? 2023 में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? यानी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय सीधे कहा जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। वो किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपका मूल न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, यानी यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायिक क्षेत्र है? तो उसका मूल न्यायिक क्षेत्र है। बात करें मौलिक अधिकारों की, तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से भाग में? संविधान के भाग 3 में है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। 12 से 35 तक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के 2 विषयों इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया गया है। सारणी का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए 20 से कम अंक वाले कितने अभ्यर्थी हैं इतिहास के? तो 8 हैं। और अंग्रेजी कितने हैं? अंग्रेजी के हैं 10। 30 से कम कितने हैं? 20। अंग्रेजी में कितने हैं? 32 है। अब आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए, यानी किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं, वो भी अधिकतम। किसमें पूछा? इतिहास में पूछा है। सीमा दे रखी है आपको 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 और 50 से 59। सबसे पहले हम 20 से 29 वाले में चेक करते हैं। तो 20 से 29 वाला यानी ये वाली सीमा होगी, इसमें कितने बच्चों को मिले? तो 20 माइनस के 8 यानी कितना जाएगा? 12। और कौन सी है? 30 से 39। 30 से 39 यानी ये वाली सीमा होगी, इसमें कितने होंगे? 50 माइनस के 20 यानी कि 30 छात्र हो गए। और 40 से 49 वाले कितने हैं? 40 से 49 वाले यानी ये 75 माइनस के 50 यानी कि 25। और 50 से 59 यानी कि ये वाली सीमा, इसमें कितने हो गए? तो इसमें हो गए 15। सबसे ज़्यादा छात्र किस सीमा में? इस वाली सीमा में, यानी कि 30 से 39 वाली में। ऑप्शन नंबर बी। यदि cos स्क्वायर 30 इंटू साइन 60 बराबर tan स्क्वायर 45 इंटू sec 60 बटे में cosec 60, तो x का मान बताइए। देखिए x इंटू कॉस स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर 3/2। तो अंडर 3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर 3/2 ही होती है, जो किसके बराबर दे रखा है? tan 45, tan स्क्वायर 45। और tan 40 वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इंटू sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 की वैल्यू होती है 2। और cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा? x इंटू √3 का स्क्वायर 3 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4 इंटू √3/2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही हो जाएगा, और बटे में 2। और ये बटे में √3 है, ऊपर कहाँ हो जाएगा? गुणा में बन जाएगा। ठीक है, √3 से √3 खत्म, 2 से 2 एक बार खत्म, 4 दूनी 8, 8 कहाँ बन जाएगा? इधर। ये हो जाएगा आपका x इंटू 3 बराबर 4 दूनी 8 एकम 8। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8/3, यानी कि 2 सही 2/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। अनुच्छेद, शब्द, वाक्य या व्रत। देखिए ये सब क्या है? ये आप शब्द एक क्या है? एक तरह का शब्दों का समूह है। व्रत तो आपका अलग ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो आकृति है, ये क्या हो जाएगा आपका? अलग। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? कौन सा है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची या फिर हजारीबाग? तो पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर बहने वाली दोनों जल निकासी किस में है? तो मालवा के पठार में। पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है इसमें? वो बहती है आपकी साबरमती। पूर्व की ओर कौन सी बहती है? चंबल, बेतवा, ये किधर बहती है? पूर्व की तरफ बहती है। पश्चिम की ओर साबरमती नदी बहती है, तो दोनों की ओर बहने वाला कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। किस देश ने 23 अप्रैल 2024 को इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की थी? यूएसए, नेपाल, ग्रीस या फिर म्यांमार? इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? नेपाल ने की थी। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? तक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं, तो बतखों की संख्या बताइए। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको। तो हमें सबसे पहले 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी होती है। 4 पैर वाला जानवर में कौन सा है? बकरा। तो बकरे की संख्या कितनी निकालेंगे? तो बकरे की संख्या हो जाएगी आपकी कुल पैर का आधा, कुल पैर यानी कि 224 का आधा माइनस सिरों की संख्या यानी कि 77।
तो इसका कितना हो जाएगा 112 माइनस के 77 कितना हो जाएगा आपका ये 23 और 12 कितना होता है 35। यानी बकरे कितने हो गए तो बकरे हो गए 35। पूछा क्या था बतख पूछा था, तो बतखों की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल सिर में से बकरी के सिर को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 42। यानी कि बतख कितनी होगी तो बतख होगी आपकी 42। ऑप्शन नंबर। पिछले बार प्रैक्टिस मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था किस तरह से निकालते हैं और डायरेक्ट भी बताया था। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट 4 पैर वाले जानवर यानी बकरे की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जितने पैर दे रखे हैं उनको आधा कर दीजिए और सिर घटा दीजिए, तो कितना निकल के आ जाएगा? बकरे की संख्या निकल के आ जाएगी। हम पूछा किसका था? बतख का पूछा था, तो बतख का निकालने के लिए सिरों की संख्या में से बकरी की संख्या घटा दीजिए, आपकी बतख की संख्या भी निकल आएगी। निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाइए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखिए सी है, डी है, ई है, तो यहाँ कितना आना चाहिए? एफ आना चाहिए। देखिए एफ किस में है? एफ आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगला प्रश्न देखिए, अंडर रूट में 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट में 64 प्लस फोर्थ रूट 2 की पावर 8 का मान बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये दे रखा है अंडर रूट में ए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। यही मतलब होता है इसका। मान लीजिए यहाँ पे दे रखा होता है आपको क्यूब रूट ए, इसका मतलब क्या है? ए की पावर 1/3। फोर्थ रूट ए दे रखा हो, इसका मतलब है ए की पावर 1/4। ठीक है, ये मतलब होता है इन चीज़ों का। अब आपको दे रखा है अंडर रूट में 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4, इस पूरी की पावर कितना जाएगा? 1/2। ऐसे ही क्यूब रूट 64, तो आपको बताइए कितना होता है? 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। प्लस इसको देखिए ये दे रखा है 2 की पावर 8, इसका पूरे क्या दे रखा हो जाएगा आपका? 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट दे रखा है। अब पावर का क्या होता है? आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा आपका 2 बार, यानी कि 2 की पावर 2, यहाँ 4 मिल जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा? 4 से कटेगा आपका 2 बार। ठीक है, 2 की पावर 2, यहाँ 4 मिल जाएगा, ये भी 4 और ये भी 4, कितना हो जाएगा आपका? ये 12। इस पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पूछा है आपसे। यह एक प्रकार में लिखा था, यह एक बैंकर्स चेक है। देखिए ये आपका बैंकर्स चेक नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही नहीं होगा। बाकी आपका ये सही है। यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यह बैंक द्वारा जारी किया था, ये बात सही है, पर ये बैंकर्स चेक नहीं है। ठीक है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से? आपको पता है बजरंग पुनिया का संबंध किससे? कुश्ती से। और ये आपकी 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में 155 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात दे रखा है 3:5:7। थैले में कितने सिक्के हैं? सिक्कों की संख्या पूछिए। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि 3 और 5 8 और 7 15, यानी कुल सिक्के कितने हो गए? कुल सिक्के हो गए 15। तो आपका जो भी आपसे सिक्के ही पूछे थे, तो आपका जो भी आंसर होगा वो 15 से कटना चाहिए। तो 15 से कौन सा कट रहा है? 15 से आपका ये कट रहा है क्या? 15 से 125 नहीं कटता। 175 15 से कटता है, तो 15 से 175 भी नहीं कटता। 375 कटता है तो कटता है, ये कटेगा आपका 15 दूनी 30, 15 सिक्के 90, ये भी नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका 15 से कट रहा है। ठीक है, और यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। और इसका फिर दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए, जो आपका बेसिक तरीका होता है वो। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सिक्के वाले क्वेश्चन में आपको जो दे रखा होता है, जैसे रुपये दे रखे हैं तो रुपयों में चेंज कर लीजिए पूरी वैल्यू को, सिक्के दे रखे हो तो सिक्कों में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपका रुपया दे रखा है, रुपये में चेंज कर लिए। सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और आपका 10 पैसे के सिक्के। ठीक है, आपको पता है कि 1 रुपये के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है? 1 रुपये ही होता है। 50 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है? 1/2 रुपया। 10 पैसे के एक सिक्के का मूल्य कितना होता है? 1/10 रुपया। ठीक है, रुपये में भी चेंज कर लिया है। अब आपको पता है कि 1 रुपये कितने सिक्के हैं? तो 3 सिक्के दे रखे हैं, तो गुणा कर दिए 3 का,
50 पैसे कितने से कितने रखे हैं? 5, यहाँ गुणा कर दिए 5 का, और 10 पैसे के सिक्के दे रखे हैं 7, यहाँ गुणा कर दिए 7 का, यानी कुल मिला के जो मूल्य हो गया वो इतना हो गया। तो 3 एकम 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा आपका 7/10। इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा? एलसीएम हो जाएगा 10, तो 3/1 यानी 1 से 10 का भाग करेंगे तो 10 आएगा, 1 में 10 का भाग करेंगे 10 आएगा, 10 तिया 30, 2 से कटेगा 5 बार, 5 25, 10 से कटेगा 1 बार, और 7 एकम 7, कितना हो जाएगा आपका ये? 25 और 30 55, और 7 62, 62/10, ठीक है, 62/10, 2 से काटिए 5 बार, 2 से कटेगा आपका 31 बार, कितना जाएगा? 31/5, यानी कुल मूल्य कितना आ गया? कुल मूल्य आ गया आपका 31/5, लेकिन एक्चुअल मूल्य है कितना? 155 रुपये। तो 31/5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 31/5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 155 के बराबर। 31 से कटेगा 1 बार, 31 से कटेगा आपका 5 बार, 5 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अभी 5 25, ठीक है। पूछा क्या? सिक्कों की संख्या। कुल सिक्के हैं कितने? कुल सिक्के कितने थे? 15 थे। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 15 गुणा 25, यानी कि 375, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टोकरी में 5 सफेद और 9 काली गेंदें हैं, दूसरी टोकरी में 7 सफेद और 7 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से किसी भी एक टोकरी से उठाई जाती है, इस गेंद के सफेद होने की क्या पूछा आपसे? प्रायिकता पूछी है। देखते हैं इसको। देखिए प्रायिकता कैसे निकालेंगे इसकी। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है 1/2। कब होता है ये फॉर्मूला? तो जब इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तब, यानी 2 टोकरी दे रखी है, दोनों में सेम कलर की क्या हो? गेंदें हो। 1/2 x1 अपॉन में x1 प्लस y1 बराबर, सॉरी, प्लस x2 अपॉन में x2 प्लस y2, ठीक है। यहाँ पे x2 और y2 क्या है? ये सब क्या है? तो ये देखिए, x1 क्या है? पहली कलर की गेंदें कितनी है टोटल? तो यहाँ नोट कर लीजिए, x1 बराबर हो जाएगा 5, और y1 बराबर हो जाएगा 9, x2 बराबर हो जाएगा आपका 7, और y2 बराबर हो जाएगा 7, ठीक है। अब निकालिए प्रायिकता। 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है? 5 बटे में x1 यानी कि 5 प्लस 9, इधर क्या है? x2 की वैल्यू कितनी है? 7 बटे में 7 प्लस 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1/2, 5 बटे में 14 प्लस 7 बटे में 14, जोड़ लीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 1/2 बराबर 20 सामान तो ऊपर जुड़ जाएगा, 5 और 7 12/14, 2 से कटेगा आपका 6 बार, यानी कि 6/14, मतलब 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 7 बार, यानी कि 3/7, यानी कि जो प्रायिकता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 3/7, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त संख्या की पूर्ति करें, यानी ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 12 13 14 16 17 18 18 19 20 23 24 25, यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए क्या लॉजिक लगा है इसमें। पहले तो आप खुद कोशिश करने की कोशिश करा करो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखा करो। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है? तो देखिए 12 और 16 का डिफरेंस कितना है? 4, फिर 13 17 का डिफरेंस 4, 18 और 14 का डिफरेंस 4, इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा हमको? 12 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए 18 23 का 5, 25 20 का डिफरेंस 5, यहाँ पे भी 5, इन तीनों जोड़ने कितना मिल जाएगा हमको? 15 मिल जाएगा। कितना जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर 1। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम का मतलब राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल किसका पुत्र था? तो राजराज फर्स्ट का चोल प्रथम था राजेंद्र चोल। किस वंश का था? चोल वंश का, चोल वंश का था। इसने क्या किया था? इसने गंगई कोंड चोलपुरम की इन्होंने उपाधि दी थी। किसको हराया था? महिपाल को, यानी कि बंगाल के शासक महिपाल को हराया था।
राजेंद्र फर्स्ट था, इसने महिपाल को हराया था। महिपाल कौन था? बंगाल का शासक। इसको हराने के बाद में इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने उपाधि धारण की थी गंगईकोंड चोलपुरम। जगह कहाँ पे? यहाँ लिख लीजिए, गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल की क्या की थी इन्होंने? उपाधि धारण की थी। किसको हराने के बाद? बंगाल के शासक महिपाल को हराने के बाद। अगला प्रश्न देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी? चावल, चना, गेहूं या फिर ये सभी? पहली फसल थी आपकी जौ। कौन सी थी? जौ। लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं है। तो इसके बाद दूसरी फसल कौन सी थी? गेहूं। गेहूं, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वक्तव्य दिया है और पूर्वानुमान दिया है। वक्तव्य क्या कह रहा है? यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। यदि बुद्धिमान है तो उन्हें क्या होना चाहिए? सृजनशील होना चाहिए। ये वाक्य क्यों बोला गया होगा? उसके पीछे पूर्वानुमान क्या रहा होगा? पहला है सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। कोई भी सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। केवल केवल क्या है? केवल केवल एक मान ही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं। दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच में 5 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है, तो पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए आपकी ये पंक्ति है, ठीक है, जिसमें पुस्तकें लगी हुई है। अब कह रहा है कि दाईं ओर से 21वीं पुस्तक, दाईं ओर से मान लेते इधर से, यहाँ पे कोई 21वीं पुस्तक होगी और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक, बाईं ओर से यहाँ पे कोई 28वीं पुस्तक होगी। इनके बीच में कितनी पुस्तकें और हैं? 5 पुस्तकें और हैं। तो कुल मिला के कितनी पुस्तकें होंगी? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 28 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 21 हो गई और बीच में 5 और हैं, तो कुल मिला के पुस्तकें कितनी हो जाएंगी? 28 + 5 + 21 कितनी हो जाएंगी आपकी? 54। कुल मिला के पुस्तकें कितनी हो जाएंगी आपकी? 54 पुस्तकें हो जाएंगी। नेक्स्ट है, एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट काम करता है, वो क्या? यदि किसी संख्या को पलटने के बाद जो नई संख्या मिलती है, यदि वो उस संख्या के दोनों का जो अंतर होता है उसमें यदि हम 9 से भाग कर दें तो हमें उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर पता चल जाता है। मतलब जैसे आपका 36 दे रखा है, ठीक है, तो यदि हम 36 में 9 से भाग कर दें तो कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। तो जो भी हमारी संख्या होगी उसके अंकों के बीच में कितने का अंतर होगा? तो उसके अंकों के बीच में 4 का अंतर होगा। तो यहाँ पे कितने का? यहाँ पे 2 का है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी 2 का है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 का अंतर है, ठीक है। अब पूछा क्या है कि अब बोला है क्वेश्चन में कि यदि उस संख्या में से 36 घटाया जाए तो 26 में से 36 घट ही नहीं सकता, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका बचा 62। वो संख्या कौन सी होगी? वो संख्या होगी 62। 62 में हम 36 घटाएंगे कितना मिलेगा? हमें 26 मिलेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? तो 36 ही होगा। क्लियर? आप यहाँ पे 10x और वो बाई मानते ना तो आपको बहुत लंबा पड़ जाता। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जो डिफरेंस होता है वो उसमें यदि हम 9 से भाग कर दें तो जो अंकों के बीच का अंतर होता है वो हमें मिल जाता है। तो ऑप्शन से आप खटाक से कर सकते थे। नेक्स्ट है, अच्छा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रसंस्करण को सरल बनाने के उद्देश्य से 6 जून 2024 को शुरू की गई पहल का नाम क्या था? किसके लिए? अच्छा पेंशन भोगियों के लिए। कौन सी पहल शुरू हुई है? तो वो हुई है आपकी स्पर्श, ठीक है। कौन सी हुई? स्पर्श पहल आपकी शुरू हुई है। करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडीज स्पिनोज किस देश से संबंधित है? स्वीडन, इक्वाडोर या फिर बेल्जियम या फिर नॉर्वे? तो ये आपके अभी हाल ही में मतलब अध्यक्ष बनी है। इनका इनका संबंध किस देश से? इनका संबंध है आपका इक्वाडोर से। बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर क्यों फेमस है? इक्वाडोर इसलिए फेमस है, एक तो आपका ये इसमें कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्यों फेमस है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोट भी आपका इसी में होता है, कोटोपैक्सी में। क्लियर? अगली बात क्या है इक्वाडोर के बारे में कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है क्विटो। कौन सी है? क्विटो। तीसरी बात क्या है इसके बारे में कि इक्वाडोर
भूमध्य रेखा पर पड़ने वाला पहला पश्चिमी देश है। भूमध्य रेखा पर पड़ने वाला पहला पश्चिमी देश है, ठीक है। यदि हम पश्चिम की ओर से गणना करते हैं भूमध्य रेखा पर, तो पहला देश कौन सा पड़ता है, तो पश्चिमी देश ही पड़ता है। बात करें कि नॉर्वे राजधानी क्या है, तो नॉर्वे राजधानी है ओस्लो, यहाँ पर शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जहाँ पर शेष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाटो का मुख्यालय है। नाटो का मुख्यालय क्या है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी कहाँ है, वो भी आपका बेल्जियम में ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा की वैल्यू माइनस के ए बट्टे बी है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा वाला माइनस के ए बट्टे बी है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला क्या होता है, एक होता है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे आप इसमें। देखिए आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक। यहाँ से हम निकालना चाहें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही तो आएगी। अब आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के ए बटे बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर बराबर अंडर में 1 माइनस के ए अपॉन बी का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी का स्क्वायर इधर हो जाएगा, माइनस के ए स्क्वायर बटे में आ जाएगा बी का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अंडर में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और पूरे के बटे में बी, यानी बी को वर्गमूल से बाहर निकाल लिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर में बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। सभी आंतरिक कोण पूछे हैं तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n माइनस के 2 इंटू 180, ठीक है। n क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 7 है। 7 माइनस के 2 गुणा 180, यानी कि 5 गुणा 180 बराबर 18 पंजे 90, यानी कि 900 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, तो डी का सी से क्या संबंध है। देखिए ये कौन है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए पॉजिटिव हो जाएगा, एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बी सी का भाई है, बी क्या है, बी सी का भाई है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। डी कौन है, डी ए की माँ है, डी कौन हो जाएगी, डी ए की माँ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या डी का सी से संबंध क्या है, डी सी की कौन लगेगी, तो देखिए बी सी का भाई है और बी का पिता कौन है, ए है, तो ए सी का पिता भी हो जाएगा क्योंकि ये भाई है इसका। अब पिता की माँ कौन होती है, तो पिता की माँ होती है दादी, ठीक है। पिता की माँ कौन होती है, पिता की माँ होती है दादी, तो डी सी की कौन लगेंगी, सी की लगेंगी दादी। समता स्थल को किस व्यक्तित्व के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, समता स्थल किस व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम है। ऑप्शन है आपके ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, जगजीवन राम या फिर चौधरी चरण सिंह। तो समाधि स्थल समता स्थल किसका नाम है, ये नाम है आपका जगजीवन राम का। जगजीवन राम कौन थे, आपने नाम सुना होगा मीरा कुमार का। मीरा कुमार कौन है, ये आपकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, यानी प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। प्रथम महिला लोकसभा का स्पीकर कौन थी, तो वो थी आपकी मीरा कुमार। उनके पिताजी थे जगजीवन राम, ठीक है। पहले दलित उप प्रधानमंत्री भी कौन थे, जगजीवन राम ही थे। उनकी पुत्री का नाम क्या था, मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर भी बनी थी। अब बात करते हैं समता स्थल की, तो समता स्थल आपका जगजीवन राम का हो गया। और भी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ज्ञानी जैल सिंह, इनके समाधि स्थल को क्या नाम से जानते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। और शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम क्या है, कर्म भूमि, क्या नाम है, कर्म भूमि।
इसके अलावा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल क्या बोलते हैं? किसान घाट। इसके अलावा कुछ और भी फेमस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी नोट कर लीजिए। जैसे आपका पूछा जा सकता है कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, यानी भीमराव अम्बेडकर, उनके समाधि स्थल को क्या किस नाम से जाना जाता है? उनका नाम, उनके समाधि स्थल को बोला जाता है चैत्य भूमि। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? उनका समाधि स्थल को बोला जाता है राजघाट। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो अभय घाट। और आप लिख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आपका लेटेस्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके समाधि स्थल को बोला जाता है सदैव स्थल। सदैव स्थल। और लास्ट लिखिए, लास्ट आप आएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर की क्या होती है? विजय होती है, तो इनके घाट को क्या बोलते हैं? विजय घाट। ठीक है, सारे पॉइंट नोट करा दिए मैंने आपको। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, और चाहे राज्यपाल का हो, सामान्यतः सभी का जो कार्यकाल होता है वो सबका 5 वर्षीय होता है। ठीक है, सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष होता है, लेकिन इनको 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि 5 साल के लिए बैठ गए तो बैठ गए, 5 साल से पहले भी इनको हटाया जा सकता है। बल्कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो तो राष्ट्रपति के 50% पर्यंत होता है। इसका मतलब जब राष्ट्रपति चाहे तब उनको हटा सकता है। और पीएम का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब तक लोकसभा में उसका बहुमत है तब तक उसका कार्यकाल माना जाता है। क्लियर? बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बोला जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, यानी जो भी राष्ट्र उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और आपसे यदि पूछ लिया जाए करंट का क्वेश्चन कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपके जगदीश धनखड़। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। जितना उनके माता पिता के बीच में अंतर है उतना ही उनके भाइयों की आयु के बीच का अंतर है। अब बोल रहा है कि बड़े भाई की आयु 15 वर्ष है, तो छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ की आयु 37 वर्ष थी। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी? देखिए यहाँ से आप सही कर लीजिए, यहाँ पूछा आपका तो बड़े बेटे के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी। ठीक है, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, माता की आयु आपसे पूछिए। अब जरा ये बताइए कि माता और पिता के बीच में कितनी आयु का अंतर है? तो आप मान कहेंगे माता और पिता की आयु के बीच में 5 साल का अंतर है। जितना माता और पिता की आयु के बीच में अंतर है उतना ही अंतर किसके, दोनों भाइयों की आयु के बीच में होगा। तो जब छोटे भाई का जन्म हुआ था, जब छोटे भाई के जन्म के समय माता कितने साल की थी? तो माता 37 साल की थी। यानी जब छोटा भाई 0 साल का था तो माता कितने साल की थी? तो 37 साल की होंगी। ठीक है, और छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में अंतर कितने का होगा? 5 साल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना अंतर माता और पिता के बीच में है उतना ही तो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में है। तो इसका मतलब उस समय बड़ा भाई कितने साल का होगा? बड़ा भाई होगा 5 साल का। ठीक है, पूछा क्या? बड़े बेटे के जन्म के समय माता की आयु, यानी अभी बड़ा बेटा कितने साल का है? 5 साल का है ना? जन्म के समय बड़ा बेटा कितने साल का है? तो 5 साल का है। और माँ कितने साल की है? 37 साल की है। किसके जन्म के समय? तो छोटे बेटे के जन्म के समय। पूछा किसका है? बड़े बेटे के जन्म के समय, यानी आज से 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले का समय पूछा है। तो आज से 5 साल पहले, आज से मतलब छोटे बेटे के जन्म से 5 साल पहले, तो छोटे बेटे के जन्म से 5 साल पहले ही तो बड़े बेटे का जन्म हुआ होगा। तो बड़े बेटे के जन्म के समय जो माता की आयु होगी वो कितनी होगी? आज से 5 साल कम होगी, यानी कितने साल की होगी माता? तो 32 साल की होगी। ऑप्शन नंबर 2। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखिए आपसे बोला कि छोटे भाई के जन्म के समय माता कितने साल की है? 37 साल की है।
और छोटे भाई और बड़े भाई के दोनों की आयु के बीच जो अंतर है वो माता पिता की आयु के बराबर है, यानी कि 5 साल का है। तो जब छोटे भाई का जन्म हुआ होगा तब बड़ा बेटा कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। और छोटे भाई के जब जन्म हुआ था तब माता कितने साल की थी, 37 साल की थी। इसका मतलब बड़े बेटे के जन्म के समय यानी इससे 5 साल पहले माता कितने साल की रही होंगी, 32 साल की रही होंगी। तो ये तो पूछा था बड़े बेटे के जन्म के समय माता कितने साल की थी, तो 32 साल की थी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रश्न में बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखिए इन तीनों से मिलकर कौन सी आकृति बन सकती है। तो आपको ये ढूंढने से ज़्यादा अच्छा है कि कौन सी आकृति बन सकती है, आप ये ढूंढ लीजिए कि इसमें से कौन सी आकृति नहीं बन सकती है। तो देखिए क्या ये आकृति बन सकती है इनसे, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बन सकती। देखिए यहाँ पे तो 2 ही आकृति है, यहाँ पे 3 है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। रही बात इसकी और इसकी, देखिए ये इस आकृति और इस आकृति की तुलना कीजिए तो ये तो आपकी काफ़ी बड़ी आकृति है यहाँ पे, ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ा मतलब चौकोर बन जाएगा, जबकि ये छोटा सा है, ये भी आकृति नहीं बनेगी। बची ये वाली आकृति, ये आकृति इसमें कैसे बनेगी, यहाँ तक तो हो जाएगा आपका ये वाली आकृति और ये हो जाएगा आपकी ये वाली आकृति, ये वाली हो गई ये वाली आकृति, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, 7/16 डिवाइड बाई 28/32 डिवाइड बाई 4/8 को सरल कीजिए। जब लगातार भाग दे रखा होता है तो कैसे करते हैं, तो बस उल्टा करके गुणा कर दीजिए। 7/16 लिखिए पहली बड़ी संख्या, दूसरे वाले को उल्टा करके गुणा कर दीजिए 32/28, इसको भी कर दीजिए उल्टा करके गुणा 8/4। सॉल्व करिए, 7 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा 16 बार, 16 से कटेगा आपका 1 बार। कुल मिला कितना आंसर आ गया, एक आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 2001 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में कब, 2001 में। अमर्त्य सेन, BS न्यायपाल, कैलाश सत्यार्थी और अमीश त्रिपाठी। देखिए अमर्त्य सेन को तो अर्थशास्त्र के रूप में अर्थशास्त्री के रूप में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए और BS न्यायपाल को मिला था आपका साहित्य के लिए, ठीक है। इनकी पुस्तक थी हाफ ऑफ लाइफ, हाफ ऑफ लाइफ, उस पुस्तक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, एशियन गेम्स इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अपना पदक किस दिवंगत पूर्ण प्रधानमंत्री को समर्पित किया है। बात करें नीरज चोपड़ा की तो आपको पता ही है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे। टोक्यो ओलंपिक में क्या मिला था इनको, गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनको क्या मिला है, 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनको रजत पदक मिला है, यानी सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। गोल्ड किसको मिला है, तो गोल्ड मिला है आपका पाकिस्तान के नदीम खान को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन ब्लॉट के, तो इन्होंने किसको दिवंगत प्रधानमंत्री को समर्पित किया है, वो क्या है आपका अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस किस रूप में मनाते हैं, तो इनका जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर को, किस रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 4 + 2xy - 3x² बाई तथा -5xy प्लस के x² बाई -2xy² के योगफल में से इस पूरे को घटाइए, तो कितना बचेगा। तो घटा देते हैं, पहले जोड़ लीजिए फिर घटा लेते हैं। तो पहले तो जोड़ लेते हैं इन दोनों को, तो 4 + के 2xy - 3x² बाई किस किस को जोड़ना है, तो इसमें जोड़ना है आपको -5x को प्लस के x² बाई को -2x² को, ठीक है। तो आपको जोड़ते कैसे हैं, तो समान जो चर वाली वैल्यू होती है उनको समान चर से ही जोड़ा जा सकता है। जोड़िए, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू दे दो, ये तो आपका और किसी में जुड़ेगा नहीं। 2xy यहाँ पे है, यहाँ पे 5xy है, तो 2xy प्लस के हैं, 5xy माइनस के हैं, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका -3xy, ये -3x² है, ये प्लस के x² है, तो कितना बचेगा -2x², ठीक है। अब कौन सा बचा आपका x/², ठीक है। तो ये तो आपका है ही नहीं यहाँ पे x/² कहीं, इसमें यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। जोड़ने पर आपको इतना मिल गया,
अब क्या करना है आपको, इसमें से घटाना है कि योगफल में से इसको घटाना है, इसको घटाइए तो 4 माइनस के 3x बाई माइनस के 2x स्क्वायर बाई माइनस के 2x बाई स्क्वायर में से किसको घटाना है, आपको घटाना है इसको, नीचे वाली वैल्यू को, यानी कि 6x स्क्वायर बाई माइनस के 9x बाई स्क्वायर प्लस के 3x बाई माइनस के 5 को। ठीक है, तो आपको पता है घटाने में क्या होता है, चिन्ह जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस के 3x बाई माइनस के 2x स्क्वायर बाई माइनस के 2x बाई स्क्वायर, माइनस के चिन्ह बाहर है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर बाई प्लस के 9x बाई स्क्वायर माइनस के 3x बाई प्लस के 5। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया। अब चर वैल्यू को चर से जोड़िए, अचर वैल्यू को अचर से, ये प्लस के 4 है, ये प्लस के 5 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 9 हो जाएगा। माइनस के 3x बाई है ये, और ये आपके यहाँ पे माइनस के 3x बाई कितना हो जाएगा, ये जाएगा प्लस के सॉरी माइनस के 6x बाई, ये माइनस के 2x स्क्वायर बाई है, तो ये माइनस के 6x स्क्वायर बाई है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा माइनस के 8x स्क्वायर बाई, ये माइनस के 2x बाई स्क्वायर है, ये प्लस के 9x बाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका 7x बाई स्क्वायर। इतना बचेगा आपका। अब देखिए ये कौन से आपके उसमें है, तो देखिए ये आपका कहाँ मिलेगा, ये आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ही है, हमारा आया था 9 प्लस के 9 आया था, प्लस के 9 आपका ये हो गया, माइनस के 6x बाई आया था, देखिए प्लस के 9 आया था, प्लस के 9 तो ये हो गया, माइनस के 6x बाई आया था, तो माइनस के 6x बाई का है आपका ये हो गया, और आया था आपका माइनस के 8x स्क्वायर बाई, माइनस के 8x स्क्वायर बाई ये हो गया, और प्लस के 7 बाई स्क्वायर आया था, तो प्लस के 7 बाई स्क्वायर यहाँ पर हो गया ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल उस दिए गए वर्ग के समतुल्य हो सकता है जिसके विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है, तो त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बताइए। यानी एक समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, और आपको बोला है कि जो समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये वाला है, एक आपका ये वर्ग है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए वर्ग है, तो जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी 120 मीटर है, ये वर्ग के समतुल्य हो सकता है जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी 120 मीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, जब इसके विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है तो मान लेते हैं इसकी जो भुजा है वो ए यूनिट है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो आपको पता है वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 यानी a √2, यानी 120 बराबर क्या हो जाएगा a √2, तो यहाँ से a बराबर कितना मिल जाएगा 120 बटे में √2, यानी आपको वर्ग की भुजा मिल गई है, कितनी मिल गई 120 बटे में √2। अब जितना इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी समभुज त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि 120 बटे में √2 गुणा 120 बटे में √2। ठीक है, ये तो होगा, इसको लिख सकते हैं हम 120 गुणा 120 बटे में √2 का √2 गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल बराबर होगा समभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ठीक है, जो किसके बराबर है आपका 120 गुणा 120 बटे में 2। अभी इसका बराबर निकल के आ गया। पूछा क्या था आपसे, त्रिभुज की भुजा पूछी थी, यानी कि भुजा की वैल्यू पूछी आपसे। इसको मान लेते हैं भुजा को हम बाई, तो √3/4 बाई का स्क्वायर बराबर 120 गुणा 120 बटे में 2। इसको सॉल्व करिए तो ये आपका आएगा 2 से कटेगा आपका ये 2 बार, तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो बाई स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको 120 गुणा 120 बटे में √3 ऊपर हो जाएगा गुणा में 2। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से बाई बराबर कितना मिलेगा, बाई बराबर मिल जाएगा √ में 120 गुणा 120 गुणा 2 बटे में √3। ठीक है, तो 120 का वर्गमूल तो 120 बाहर आ जाएगा,
अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका 2/√3। ठीक है, 2/√3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग का गुणा 120 में करेंगे तो 120 से आपका ज़्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, 120 से ज़्यादा, यानी 125 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए था। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखता है आपका 60√2, ये तो गलत हो जाएगा। ये 84 ये भी गलत है, 120 ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जो 125 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। 7 का 12, फिर 28, फिर आपका 52। तो 7 से 12 कैसे बनाए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है 7, 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना होता है 12, और 5 का स्क्वायर प्लस 3 28, 7 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। आगे संख्या कितनी आएगी, देखिए 2, 3, 5, 7 ये सब अभाज्य संख्या है। अगली अभाज्य संख्या क्या होती है 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द ग्रेट इंडियन ब्लॉक 10 की शुरुआत कहाँ से की गई है। इसकी शुरुआत हुई है आपकी नई दिल्ली से। ठीक है, द ग्रेट इंडियन ब्लॉक 10 की शुरुआत कहाँ से हुई है, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। संयुक्त राष्ट्र की कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट किस 62वें सत्र की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र के किस देश के स्थायी प्रतिनिधि ने की है, तो वो किया अपने भारत ने। ठीक है, बात आ रही है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप ये 2 चीज़ याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई है 24 अक्टूबर को, इसलिए 24 अक्टूबर क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहाँ आयत चित्रकार दर्शाता है, आयत दर्शा रहा है किसको, चित्रकार को, वृत्त खिलाड़ी को दर्शा रहा है, और त्रिभुज चिकित्सक को। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कितने चिकित्सक हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही चित्रकार हैं। तो ना ही खिलाड़ी या ना तो सर्किल में आना चाहिए ना ही चित्रकार आना चाहिए, सर्किल और आयत में नहीं आना चाहिए, चिकित्सक के अंतर्गत आना चाहिए। तो सिर्फ आपका एक यही बचा, क्योंकि ना तो इसमें है ना ही इसमें है। कितने ऐसे हैं, कितने आपके 27 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 व्यक्ति हैं एक्स, वाई और जेड, 3 अलग अलग गांव ABCD के रहने वाले हैं। तो यहाँ बना लेते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 लोग हैं। ठीक है, एक आपका रंग है और एक आपका क्या है, गांव को दर्शा रहा है। तो 3 व्यक्ति ABC XYZ A B और C के रहने वाले हैं। उन्हें अलग अलग रंग काला, पीला और लाल रंग पसंद, 3 तरह के रंग है, काला है, पीला है और लाल है। गांव कौन कौन से हैं, A, B और C। अब देखते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। ठीक है, जेड गांव ए का में रहता है, जेड का रहता है, जेड रहता है आपका ए में। एक सेकंड रुकिए, अब आपको दिख रहा होगा, जेड का रहता है, जेड आपका रहता है ए में। ठीक है, जेड ए में रहता है और उसे काला रंग पसंद है, जेड को कैसा रंग पसंद है, काला। अब आगे देखिए, एक्स गांव बी में नहीं रहता है, एक्स बी में नहीं रहता है, तो कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, सी में रहेगा, क्योंकि 3 ही तो गांव है ABC। बी में रहता नहीं है, ए इसको हो गया, तो किस में रहेगा, सी में रहेगा। इसका मतलब बाई किस में रहेगा, तो बाई रहेगा बी में। अब एक्स गांव बी में नहीं रहता, किंतु उसे लाल रंग पसंद है। एक्स को रंग कैसा पसंद है, लाल। तीसरा रंग कौन सा बचा, तीसरा रंग बाई को पसंद होगा, यानी कि पीला रंग। अब बोलिए, अब बोला है क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है। बाई को पीला रंग पसंद है, तो बाई को पीला रंग पसंद है, बात सही है। एक्स गांव सी में रहता है, एक्स सी में रहता है, ये बात सही है। एक्स को काला रंग पसंद है, तो एक्स को कैसा रंग पसंद है, लाल। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला कथन आपका सही नहीं होगा। बाकी हमारे क्या है, सही है। जेड को काला पसंद है, तो जेड को तो काला पसंद ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका गलत है, बाकी सब सही है। एक भिन्न का अंश हर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि और हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न बताइए। देखिए, मान लीजिए अंश आपका x है, तो हर कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि हर का आधा क्या है, अंश है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है।
बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 7 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस के 19 दूनी 38। x इधर जाएगा 3x बचेगा और 38 इधर आएगा तो 45 हो जाएगा। 38 और 7 45। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 45/3 यानी कि 15। x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो हमारी भिन्न क्या थी, हमारी भिन्न थी x/2x थी। तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारी 15 दूनी 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा 22 मई 2024 को समकालीन युद्ध के साथ ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान के एकीकृत करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? साइबर सुरक्षा, उद्भव, शक्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम है आपका उसका नाम क्या है, उद्भव। क्या नाम, उसका नाम है उद्भव। बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना का जो भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी कि थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं आपके 15 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंत्योदय अन्न योजना के चीनी सब्सिडी कार्यक्रम में कितने वर्ष के लिए वृद्धि की गई है? तो अभी जो बजट पेश हुआ 2024 में, उसमें 2 साल के लिए वृद्धि कर दी गई है, यानी 2026 तक। 2026 तक आपको चीनी मिलेगी अंत्योदय योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, x+4 व्यक्तियों द्वारा x+5 दिनों में किया गया कार्य x-5 व्यक्तियों द्वारा x+20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो x का मान बताइए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, वही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। m1 यानी कि आदमी दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था, m1d1, जैसे w1 भी आता बटे में, m2d2 बटे में w2, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में काम क्या है, समान है। तो w1 से w2 कट जाएगा, बचे कितना, m1d1 बराबर m2d2। m1 कितना है, तो x+4 है, d1 कितना है, यानी दिन कितने हैं, तो x+5 है। m2 कितना है, x-5 और d2 कितना है, तो x+20। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, x गुणा x में करेंगे कितना है, x² प्लस x इंटू 5 कितना जाएगा 5x, 4 इंटू x कितना जाएगा 4x, और 4×5 20 बराबर x इंटू एक्स बराबर x² प्लस के 20x माइनस के 5x माइनस के 100। x² से x² खत्म। ठीक है, 5x प्लस 4x कितना होता है 9x, और ये 20 में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा 15x। 9x यहाँ से 20 ले लीजिए, यहाँ से 15x, यहाँ से माइनस के 100। तो माइनस के 15x है, सॉरी इधर ये प्लस के 15x है। 9x इधर जाएगा तो कितना बचेगा 15 माइनस के 9 यानी कि 6x, और 100 प्लस के इधर आएंगे तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 120 बटे में 6 यानी कि 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20। नेक्स्ट देखिए, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x बराबर 5 प्लस 1/x बराबर 5 का मान क्या आएगा? तो देखिए, x के पावर 5 और 1/x के पावर 5 का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, फिर हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों गुणा कर देंगे तब जाके हमें ये वैल्यू मिल सकती है। देखिए देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आएगी 3 का स्क्वायर माइनस के 2 यानी कि 9 माइनस के 2 यानी कि 7। ठीक है, ऐसे ही x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी, 3 का क्यूब माइनस के 3 है, सॉरी 1 का क्यूब माइनस के 3, ये कितना है 3 है, 3 का क्यूब 27 माइनस के 9 कितना जाएगा 18 है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप कंपटीशन की कोचिंग कर रहे हो तो आपको ये, सॉरी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे आ रही हैं। तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 मिल गई, और x³ प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल गई 18 मिल गई। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, तो हमें चाहिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू, ये चाहिए हमें। ये हमें हमारे पास है, हम इन दोनों को क्या करना है आपस में गुणा कर दीजिए। इन दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दिए। तो x² गुणा x³ में करेंगे कितना आएगा, x के बाद 5 मिल जाएगा, x² गुणा किसमें करेंगे हम, तो सॉरी x² गुणा हमने x³ में कर दिया, कितना मिल गया हमें x के बाद 5, और 1/x² गुणा हम किसमें करेंगे 1/x³ में, तो कितना मिल जाएगा हमें 1/x की पावर 5। ठीक है, प्लस
एक्स स्क्वायर गुणा किसमें करेंगे, तो 1/x⁻³ में करेंगे, क्योंकि इसमें तो हम कर चुके थे। कितना बचेगा, 1/x बचेगा। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, कितना बचेगा, प्लस के x बचेगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 7 गुणा 18, 18 7 कितना होते हैं, 126। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 126 माइनस के 3 यानी कि 123। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न आकृति दे रखी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना। आप ये आपका दर्पण लगा हुआ, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, आकृति उल्टी हो जाती है, यानी कि ये चिन्ह इधर को तो ये चिन्ह किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो ये चिन्ह किसमें इधर है, चलो एक ही ऑप्शन है जिसमें किधर आपका चिन्ह इधर मुंह की तरफ किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युआन किस देश की मुद्रा है, युआन किस देश की मुद्रा है, तो युआन है आपकी चीन की। चीन की मुद्रा का नाम युआन भी है और क्या है, रेमन भी। रेमन भी कहाँ की मुद्रा है, तो भी आपकी चीन की ही मुद्रा है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, ये। इटली की मुद्रा क्या है, यूरो, क्योंकि ये आपका यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की 7 फीट 8 इंच की सबसे लंबी महिला का रिकॉर्ड किस देश के है। ठीक है, ये महिला का रिकॉर्ड किस देश के पास है, तो ये महिला पहले थी, अब तो ये खत्म हो चुकी है। ये महिला किस देश की थी, ये थी आपकी चीन की। ठीक है, किसकी थी, चीन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो देखिए, यानी आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे इस तरह से सर्किल चाहिए, बाकी आकृति। इस कोने में सर्किल किस में दे रखा है, ये तो इस कोने में है, तो ये नहीं होगा, देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही में दे रखा है, तो ये आपका क्या बनेगा, इस उत्तर आकृति का सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, कुछ रसोइये कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी क्या है, मजदूर हैं। यानी कुछ रसोइये, रसोइयों को दर्शाते हैं आर से। कुछ रसोइये क्या है, कर्मचारी। ये कर्मचारी मतलब ये के से दर्शा दिया। और कुछ कर्मचारी क्या है, मजदूर है। कुछ कर्मचारी क्या है, मजदूर। इस तरीके से दर्शा दिया। अब पूछा क्या है, सभी रसोइये मजदूर हैं, तो सभी रसोइये मजदूर नहीं है। कुछ रसोइया मजदूर नहीं है, तो देखिए, कुछ रसोइया मजदूर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। कैसे, इसका एक डायग्राम और बनता है, वो क्या बनता है, तो इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से भी। ठीक है, जब हम इस तरीके से बनाते हैं तब भी हमारे क्या है, कथन सत्य हो रहे हैं, क्योंकि कुछ रसोई कर्मचारी हैं, तो कुछ रसोई कर्मचारी हैं इसमें, और कुछ कर्मचारी मजदूर हैं, तो कुछ कर्मचारी मजदूर हैं इसमें भी। तो जब इस तरह का हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारी ये वाली बात सत्य नहीं होती। तो कोई रसोईया मजदूर नहीं है, तो कोई रसोईया मजदूर है इसमें, तो इसका मतलब ये वाला कथन जो है वो 100% आपका क्या है, सत्य नहीं है। तो ना तो आपका निष्कर्ष एक सत्य है, ना ही आपका निष्कर्ष आपका दो सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका क्या है, सही आंसर है। यानी इस तरह की कंडीशन में आपको 2 डायग्राम बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महत्तम और लघुत्तम आवाज संख्या जो 100 से कम हो के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी आवाज संख्या 100 से कम कौन सी होती है, वो होती है आपकी 97। और सबसे छोटी संख्या जो 100 से कम होती है वो कितनी होती है, 2। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर 1। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद ये पुस्तक लिखी गई थी। ये पुस्तक किसने लिखी थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे। जेज वन टेसल, विल्से केरऑन्डिजन, या पीटी फॉर्न्सवर्थ, या फिर एएच टेलर एवं लियो सी यंग। तो रडार के आविष्कार कौन थे, एएच टेलर एवं लियो सी यंग। क्वेश्चन आपसे कभी क्या पूछ लिया जाता है, रडार की फुल फॉर्म। रडार की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख लीजिए आप, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ये क्या है, रडार की फुल फॉर्म। अब देखिए अगला प्रश्न। एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, जिनमें से 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है,
10% सिख हैं और शेष अन्य समुदायों के हैं, तो अन्य समुदायों की संख्या कितनी छात्र है? देखिए 40% तो मुस्लिम हो गए, 28% हिंदू हो गए, 10% सिख हो गए, कुल मिलाकर पूरा पूरा कितना होता है? 100% होता है। 100% में से कितना परसेंट हो चुके हैं अब तक? 44 प्लस 28 72 प्लस 10 82, यानी 42% तो अब तक हो चुके हैं। तो शेष कितने बचेंगे? तो शेष बचेंगे आपके 18%। ठीक है, यानी शेष समुदाय के छात्र हैं वो कितने हैं? 18% है। तो कुल छात्र कितने हैं? 850। तो अन्य समुदाय छात्र कितने जाएंगे? 850 का 18% कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार और 2 से कटेगा 9 बार। 17 नंबर कितना होता है? 153। ठीक है, कितने जाएगा? 153। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है तो उसे पुराना मूल्य पर लाने के लिए कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? 10% की कमी कर दी है पहले, तो अब चाह रहा कि वो कमी के पुराने मूल्य पर ही आ जाए, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले उसका मूल्य कितना था? 100 था, तो 10% की वृद्धि कर दी, अब मूल्य कितना हो गया? 110 हो गया। अब वो कह रहा है कि उसका मूल्य 100 ही रहना चाहिए, तो अब कितनी कमी करनी पड़ेगी? तो हमें अब 10 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पे? 110 पे, यानी कि माइनस की 10 की कमी कितने पे? 110 पे करनी पड़ेगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100/11 किसके बराबर होता है? 9 सही 1/11% के बराबर, यानी कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी हमें? तो 9 सही 1/11% के बराबर हमें कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसमें उल्टा हो गया क्वेश्चन में। किसी वस्तु में 10% की कमी कर दी है, ठीक है, 10% की कमी कर दी है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो हम वो कह रहा है कि पुराने मूल्य पर लाने के लिए इसका मतलब हमें 10% की वृद्धि करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 10 की वृद्धि अब कितने पे करनी पड़ेगी? हमें 90 पे करनी पड़ेगी। तो कितना परसेंट हो जाएगा? पूरा गलत हो गया ये आपका। 100 था, 100 से 10% की कमी हो गई है तो 90 हो गया। अब 90 से कितना कहाँ लाना है? 100 पर लाना है, 10 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे? तो 90 पे। 10 की वृद्धि 90 पे कितना परसेंट हो जाएगा आपका ये? 0 से 0 खत्म, 1/9 किसके बराबर होता है? 11 सही 1/9% के बराबर, यानी कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो हमें करनी पड़ेगी 11 सही 1/9% के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको देखिए, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों से वह शब्द चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से मिलकर बन सकता है। कौन सा इसमें बन सकता है? तो इंटेलिजेंस से मिलकर इनमें कौन सा बन सकता है? क्या इंटीजर बन सकता है? तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें आर नहीं है। ठीक है, इंटरवल ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी आर नहीं है। लीजेंड बन सकता है? तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें डी नहीं है कहीं भी। नेगलेक्ट आपका बन सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नमी की माप किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर, पोलारोमीटर, थर्मामीटर या फिर हाइग्रोमीटर? नमी यानी कि आर्द्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता की माप की जाती है। बात करें इलेक्ट्रोमीटर की, तो दूध की शुद्धता किसके द्वारा नापते हैं? दूध की शुद्धता इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। थर्मामीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो तापमान। अगला प्रश्न देखिए, जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? देखिए जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिकतम। ठीक है, तो 0 से हमें कहाँ जाना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जाना है। अधिकतम घनत्व अधिकतम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन में क्या होता है? विपरीत अनुपात होता है, विपरीत संबंध होता है, यानी घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? कम होगा। जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, तो आयतन में क्या होगी? आयतन में पहले कमी होगी, फिर क्या होगी? आपकी वृद्धि होगी। ठीक है, आयतन वाला तो यह हो गया आपका। लेकिन यही आपसे पूछा है घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले घनत्व बढ़ेगा फिर कम होगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है आयतन। तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम गर्म कर रहे हैं तो पहले का हमारा आयतन कम होगा, फिर क्या होगा? उसके बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, रतन 1900 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, कारण क्या है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक वाले ने दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन की उचित व्याख्या करता है।
बट मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। तो क्या हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको इस कथन और कारण को समझिए एक बार। देखिए कारण का मतलब क्या है कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे कारण क्या है, ये है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इस घटना के पीछे जो कारण है वो ये वाला है, यानी ये कथन में आना चाहिए और ये कारण में आना चाहिए। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। तो ये तो कारण बनना, ये तो कथन बनना चाहिए था, और ये क्या बनना चाहिए था, ये आपका कारण बनना चाहिए था। तब ये क्वेश्चन क्या होता, सही होता। तो आप एक बार देखिए, कथन कह रहा है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, यानी संविधान लागू हुआ था, इसलिए तो मनाते हैं। इसका मतलब ये कथन होना चाहिए था, ये कारण होना चाहिए, लेकिन इसने उल्टा कर दिया है। फिर इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखा है बुक में वो ये दे रखा है। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो दोनों सही है, लेकिन उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो मित्र बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। दो मित्र अपने वाहन बगीचे के प्रवेश के बाहर खड़ा करते हैं। पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ये पार्किंग का स्थल है, ठीक है, और पार्किंग स्थल बगीचे के प्रवेश से 500 मीटर दूर है, और बगीचे के प्रवेश से 90 डिग्री बाईं ओर है। मान लीजिए बगीचे का प्रवेश गेट है ना, एंट्री गेट है, इससे 90 डिग्री बाईं ओर 500 मीटर की दूरी पर क्या है, पार्किंग स्थल है। ये क्या है, पार्किंग स्थल। गेट से बाईं ओर 90 डिग्री के एंगल पर है। यदि बगीचे का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में, यानी यदि ये दिशा क्या है, यदि ये दिशा क्या है, पूरब है, तो ये दिशा कौन सी होगी, तो ये दिशा हो जाएगी उत्तर। तो यानी ये पार्किंग जो है वो किस दिशा में, तो पार्किंग स्थल किस दिशा में, पार्किंग जो स्थल होगा वो उत्तर दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। दीपक और प्रदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का योग कितना है, 80 है। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए 3 और 5 आयु का अनुपात है, लेकिन उनका योग कितना है, 80 है। 3 और 5 का योग कितना हो जाएगा, 8। 8 की वैल्यू कितनी है, 80 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 के बराबर। 3 की वैल्यू 30 और 5 की वैल्यू 50, यानी उनकी आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु 30 और 50। वो कह रहे हैं 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद ये कितने साल का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 का। और ये कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 का। अब इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 3 बार। इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, इनकी अभी आयु का योग कितना था, 3:5 था, योग कितना था, 8। 3 और 5 8। 8 की वैल्यू 80 के बराबर, क्योंकि इनका योग कितना दे रखा है, एक्चुअल में 80 दे रखा है। 8 की वैल्यू 80 के बराबर, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80/8 यानी कि 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30। 5 यूनिट की वैल्यू 50, यानी इनकी वर्तमान आयु निकल के आ गई 30 और 50। पूछा क्या, 10 वर्ष के बाद पूछा है, तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 40 और 60। अनुपात पूछा है तो अनुपात जो कॉमन है वो काट दीजिए, 20 से कट जाएगा 2 बार, 20 से कट जाएगा 3 बार। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन सा है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, कपास है, या फिर टेरिलीन है। तो न्यूनतम ज्वलनशील यानी सबसे कम आग करने वाला जो रेशा इनमें से कौन सा है, वो है आपका टेरिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? बलुई पत्थर किसमें चेंज हो जाता है, वो हो जाता है क्वार्टज में चेंज। ठीक है, बलुई पत्थर किसमें चेंज हो जाता है, तो क्वार्टज में चेंज हो जाता है। ये आपकी रूपांतरित रूपांतरित क्या है, रूपांतरित सेल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि x माइनस के 14 सही 5/22 प्लस 5 सही 10/11 बराबर 8 सही 3/22 माइनस के 0.5 सही 20/22 है, तो x का मान बताइए। तो देखिए इसको हम ले सकते हैं ऐसे, x माइनस 14 प्लस 5/22, ठीक है, प्लस इसको ले सकते हैं हम 5 प्लस 10/11 बराबर, इसको ले सकते हैं हम 8 प्लस 3/22, और इसको ले सकते हैं हम माइनस के 0.5 प्लस 20/22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 14 माइनस के 5/22 प्लस के
5 प्लस के 10/11। ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ आपकी इधर ही रहने दीजिए। 8 प्लस के 3/22 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 0.5 माइनस के 20/22। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के 14 है, ये प्लस के 5 है, तो इधर कितना बचेगा, माइनस के 9 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 9, ये जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 10/11 माइनस के 5/22। ठीक है, इसको भी इधर ले आइए, तो ये 8 प्लस के हैं, ये आपके माइनस के 0.5 है, कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 7.5। और ये आपको जोड़िए ज़रा, ये हो जाएगा आपका 3/22 माइनस के 20/22। ठीक है, अब आगे देखिए, तो x माइनस के 9, इनका एलसीएम कितना जाएगा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 22। 11 दूनी 22, 10 दूनी 20 माइनस के 22 से कम 22 और 5 से कम 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 माइनस के 5 यानी कि 15/22। इसका मतलब ये जो हो जाएगा आपका x माइनस के 9 प्लस 15/22, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 7.5 प्लस के, देखिए ये दोनों तो आपका क्या है, 22 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 3 माइनस के 20 यानी कि माइनस के 17 कितना आएगा यहाँ से, माइनस के 17/22। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिए, ये x है, x को इधर रहने दीजिए, बाकी चीज़ों को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 9, यहाँ प्लस के 7.5 पहले से था, और ये 15 प्लस का 15/22 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 15/22 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 17/22 तो पहले से ही था, इसको सॉल्व करिए, तो 9 और 7 16 और एक 16.5। ठीक है, माइनस 15 और 27 कितने होते हैं, 32, यानी कि माइनस के 32/22। सॉल्व करिए इसको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कटेगा आपका 16 बार, 2 से कटेगा आपका 11 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको पॉइंट उठाइए, पॉइंट डालिए यहाँ, तो बटे में कितना जाएगा 10, 2 से कटेगा 5 बार, सॉरी 5 से कटेगा 2 बार, और 5 से कटेगा आपका ये 5 दिया 15, 5 दिया 15, 33/2 बार। तो इधर बचेगा आपका 33/2, इधर बचेगा आपका 16/11। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 22, 2 से कटेगा 11 बार, 11 इंटू 33 कितने होते हैं, 11 इंटू 33 होते हैं 363, माइनस 11 से कटेगा 2 बार, यानी 16 दूनी 32। सॉल्व करिए, इधर क्या चल रहा था आपका, एक्स चल रहा था, तो ये हो जाएगा आपका 331/22। ठीक है, 331/22। तो यदि हम इसको सही बटे में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो 22 से कम 22 कितने बचेंगे यहाँ पे, यहाँ बचेंगे आपके 11, यानी 22 पंजे 110, 1/22। सही बटे में लिखा जाएगा 15 सही 1/22, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसको देखिए, कॉट 15, कॉट 20, कॉट 70 और कॉट 75 का मान क्या होगा। देखिए, यदि a प्लस बी यानी दो एंगल दे रखे हैं आपके, कौन दे रखे हो, उनका मान कितना हो, 90 हो, तो कॉट ए इंटू कॉट बी की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। यानी a प्लस बी का मान 90 दे रखा हो, तो कॉट ए इंटू कॉट बी कितना होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए, कॉट 15 और कॉट 75, ये 15 है, ये 75 का मान कितना होगा, 90। कॉट 15 और कॉट 75 मिलकर कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। कॉट 20 और कॉट 70 मिलकर कितना बना देंगे, 1 बना देंगे। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा को दर्शाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaSCO3, NaSCO3 का रासायनिक नाम क्या है, यानी वाणिज्यिक नाम क्या है, जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। और जो धोवन सोडा होता है यानी वॉशिंग सोडा होता है, उसका नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? नींबू का शरबत इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। तो मेन कारण क्या होता है चंद्रमा पर कि वायुमंडल नहीं होता। तो वहाँ पे आप एक दूसरे को आवाज़ भी मारेंगे ना तभी आवाज़ भी नहीं पहुँच पाएगी एक दूसरे के पास में, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम वहाँ पे है ही नहीं है, तो ध्वनि भी नहीं चल पाएगी। तो मेन कारण क्या है शरबत ना पीने का वो कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपके किसी काम आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।